रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टमेंट होता है, रियल एसेट्स को परचेज करना। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना एक इन्वेस्टमेंट है, बट एसएपीएम में फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज करना एक इन्वेस्टमेंट है। आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस। इसके लिए मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को सेटअप करते हैं। कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए एक पॉलिसी होना चाहिए, और पॉलिसी कुछ खास क्राइटेरिया पर बेस्ड होता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे पास कितना फंड है जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है, किसी इन्वेस्टर के लिए रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस कितना है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी तैयार करते हैं। और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक इन्वेस्टर कितना रिस्क ले रहा है, उसका रिस्क प्रोफाइल कितना है। तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कहिए या इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस में सबसे पहला काम है कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को स्थापित करना। और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को स्थापित करने के लिए क्या क्या उद्देश्य हैं इन्वेस्टमेंट के, कितना फंड निवेश करने के लिए है, कितना टैक्स देना है, कितना इनकम लेवल है, किस टैक्स ब्रैकेट में है, और कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है। इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है, और इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को डिसाइड किया जाता है। सेकेंड पॉइंट पर हम लोग आते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमें किन किन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, इसके लिए एक लिस्ट तैयार की जाती है। इसलिए सेकेंड पॉइंट का नाम है बिल्डिंग अप इन्वेंट्री ऑफ सिक्योरिटीज। तो इस स्टेप में एक हम काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट बनाते हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। लेकिन इन्वेस्ट करना है वो कुछ बातों को ध्यान में रख करके है, जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, इन्वेस्टमेंट होराइजन्स यानी कि टाइम पीरियड हो गया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम फिल्टर कर लेते हैं कि किन किन खास चुनिंदा सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लें कि इन्वेस्टर का यदि उद्देश्य है रेगुलर इनकम रिसीव करना लो रिस्क पर, तो इक्विटी शेयर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इसके बजाय कि वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, यानी कि लो रिस्क नहीं होता, इक्विटी में हाई रिस्क होता है। यदि लो रिस्क चाहते हैं, रेगुलर इनकम चाहते हैं, तो बॉन्ड्स एंड डिवेंचर ज़्यादा बेटर होगा इक्विटी शेयर के मुकाबले। तो यदि हम बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट हमारे पास है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सब में इन्वेस्ट करें। उसमें से हम छांटेंगे, फिल्टर आउट करेंगे, पिकअप करेंगे कि हमें किस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अब हम लोग तीसरे पॉइंट में आते हैं। तीसरा पॉइंट में है सिक्योरिटी एनालिसिस। जो थर्ड पॉइंट का हेडिंग है वो है परफॉर्मिंग सिक्योरिटी एनालिसिस, यानी कि इसमें हम सिक्योरिटी एनालिसिस करेंगे। सिक्योरिटी एनालिसिस करने के लिए रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस को ध्यान में रखा जाता है, और इसलिए डिफाइन भी किया गया है कि एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क एंड रिटर्न इज कॉल्ड सिक्योरिटी एनालिसिस। यानी कि किसी भी सिक्योरिटी को रिस्क रिटर्न को ध्यान में रखते हुए यदि एनालिसिस करते हैं तो हम सिक्योरिटी एनालिसिस कहते हैं। अब सिक्योरिटी एनालिसिस किस बात के लिए मददगार है, तो ये बताता है कि कौन सा सिक्योरिटीज अंडर वैल्यूड है, कौन सा सिक्योरिटीज ओवर वैल्यूड है, किस टाइम में खरीदना चाहिए, किस टाइम में बेचना चाहिए सिक्योरिटीज को। यानी कि सिक्योरिटी की वैल्यूएशन के बारे में बताता है, और साथ ही साथ उसके टाइमिंग के बारे में बताता है कि कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए।
इसके लिए कई सारे अप्रोच हैं। मुख्य रूप से 3 अप्रोच के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ईएमएच। तो 3 तरह के एनालिसिस हैं सिक्योरिटी एनालिसिस करने के लिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। अब इन तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस ये बताता है कि लॉन्ग टर्म में सिक्योरिटी की प्राइस जो है वो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि ट्रू वर्थ के बराबर होती है। अब सवाल एक हमारे मन में ये आता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए सिक्योरिटी इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज। यानी किसी भी सिक्योरिटी से जितने भी हमारे पास कैश इनफ्लो आने वाला है उन सबका प्रेजेंट वैल्यू का टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाता है। यदि इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा हो मार्केट प्राइस से तो उस सिक्योरिटी को हम अंडर वैल्यूड सिक्योरिटी बोलते हैं। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो और मार्केट प्राइस ज़्यादा हो तो उस सिक्योरिटीज को हम ओवर वैल्यूड सिक्योरिटीज बोलते हैं। अब सवाल यह कि क्या हम अंडर वैल्यूड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें या ओवर वैल्यूड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें। तो आंसर है द इन्वेस्टर शुड चूज अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। निवेश की दृष्टिकोण से अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और फंडामेंटल एनालिसिस सवाल है कि कैसे हम करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए EIC फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। EIC फ्रेमवर्क, E फॉर इकोनॉमी, I फॉर इंडस्ट्री, C फॉर कंपनी। यानी कि पहले हम अर्थव्यवस्था का स्टडी करते हैं, फिर इंडस्ट्री उद्योग का स्टडी करते हैं, कंपनी यानी किसी एक फर्म के बारे में या कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं कि उसकी मैनेजमेंट क्या है, उसकी प्रॉफिट क्या है, उसकी मार्केटेबिलिटी सिचुएशन कितनी है, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कंपनी एनालिसिस में। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या बताता है? फंडामेंटल एनालिसिस ये बताता है कि सिक्योरिटी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या है। लॉन्ग टर्म में वो बताता है कि प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं इस बात पर भी हमने चर्चा किया कि जितने भी कैश इनफ्लोज हैं सिक्योरिटी से आने वाले सबके प्रेजेंट वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। और किस समय इन्वेस्ट करना बेटर होता है? जब सिक्योरिटीज अंडर वैल्यूड होते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए EIC फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस ये बताता है और एक एजम्पशन पर बेस्ड है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यानी कि T फॉर टेक्निकल, T फॉर टाइमिंग। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो ये बताता है कि राइट टाइम क्या है किसी भी सिक्योरिटीज़ को खरीदने के लिए या बेचने के लिए। करेक्ट टाइमिंग क्या है, परफेक्ट टाइमिंग क्या है, राइट टाइमिंग क्या है, इसके बारे में बताता है। लेकिन सवाल है ये हम कैसे पता करते हैं? तो टेक्निकल एनालिसिस करने में ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। और ये स्टडी जो होता है वो पास्ट प्राइस एंड वॉल्यूम इंफॉर्मेशन के आधार पर होता है। यानी कि उस सिक्योरिटी की पास्ट में पिछले 10 साल में या 5 साल में क्या प्राइस रही है और कितना उसका ट्रांजैक्शन हुआ, कितना उसके वॉल्यूम का ट्रांजैक्शन हुआ है, उस आधार पर ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, चार्ट पैटर्न को स्टडी करते हैं और उसकी सहायता से फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं, फ्यूचर प्राइस का अनुमान लगाते हैं। और उस अनुमान के आधार पर यह डिसाइड करते हैं कि किस टाइम में खरीदना या बेचना सिक्योरिटी को सही रहेगा। यानी कि टेक्निकल एनालिसिस टाइमिंग के बारे में बताता है। इसके बाद है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम EMH भी लिखते हैं। इस अप्रोच का मानना यह है कि जो भी सिक्योरिटी का प्राइस है, जो करंट प्राइस है, वो सारे इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए कहा गया है कि EMH assumes that current security price
price fully reflect all available information about the security. EMH अप्रोच जो ये बताता है कि एनी टाइम इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर बाइंग और सेलिंग। जबकि पिछला टेक्निकल एनालिसिस में टाइमिंग की बात कर रहे थे कि कौन सा टाइमिंग सही होगा या गलत होगा, लेकिन EMH अप्रोच कहता है कि एनी टाइम इज गुड टाइम टू बाय और सेल। और इसमें ये बात भी कही गई है कि देयर इज नो कंसिस्टेंट ओवर प्राइसिंग या अंडर प्राइसिंग इन एन एफिशिएंट सिक्योरिटी मार्केट। यदि सिक्योरिटी मार्केट एफिशिएंट है, कुशल है, तो ओवर प्राइसिंग और अंडर प्राइसिंग की बात नहीं होती है। तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का यही कहना है कि आप किसी भी वक्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी वक्त सिक्योरिटी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और ओवर प्राइसिंग अंडर प्राइसिंग नहीं होता है जब मार्केट एफिशिएंट हो। जब मार्केट इनएफिशिएंट होता है तब ओवर प्राइसिंग अंडर प्राइसिंग की बात होती है। तो इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस में 6 पॉइंट्स हैं, इसमें से हमने 3 पॉइंट्स ब्रॉडली हमने स्टडी किया। अब हम बच्चों से थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद बाकी के 3 पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो शुरू के 3 पॉइंट्स क्या क्या थे? शुरू के 3 पॉइंट, सबसे पहला था कि सेटअप इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सेटअप किया जाता है कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे ऑब्जेक्टिव, हमारे पास कितना फंड है, टैक्स क्या है, टाइम पीरियड क्या है। इसके बाद एक लिस्ट तैयार करना होता है सिक्योरिटीज का, और लिस्ट जो है वो रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए करते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं, और सिक्योरिटी एनालिसिस करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिसिस अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड की बात बताता है, और ध्यान रहे कि इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होता है मार्केट प्राइस से, तो उस सिक्योरिटी को अंडर वैल्यूड कहते हैं, और अंडर वैल्यूड के केस में ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो टाइमिंग के बारे में बताता है कि कौन सा टाइमिंग सही है, और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए ट्रेंड एनालिसिस और चार्ट पैटर्न का हम स्टडी करते हैं। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो है वो बताता है कि कोई किसी भी वक्त आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनी टाइम इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अब हम आते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। सभी बच्चे वीडियो ऑन रखेंगे। चलिए शुभम, आपसे सबसे पहला सवाल करते हैं। यस सर। हाँ बताइए, जो अभी मैंने 3 स्टेप्स पढ़ाए इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस का, निवेश करने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें 6 स्टेप होते हैं, अभी 3 पढ़ाए हैं। उस 3 में सबसे पहला पॉइंट क्या था? कि फंड कितना, इन्वेस्टर को फंड कितना लगेगा। सबसे पहला पॉइंट का हेडिंग क्या था? इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को सेटअप करने। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को सेटअप करते हैं। देखिए कोई भी काम करते हैं तो एक पॉलिसी तैयार करते हैं ना, कि हमें कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमने तैयार किया कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो बताइए इन्वेस्टमेंट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? अगला प्रश्न फंड, हाँ, फंड, टाइम पीरियड, रिस्क, ये इन बातों का ध्यान रख करके हम इसका पॉलिसी को सेटअप करते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखते हैं, है ना। किसी के पास ज़्यादा फंड है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है, किसी के पास कम फंड है तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेगा, है ना। तो फंड भी बहुत कुछ डिसाइड करता है, ऑब्जेक्टिव भी बहुत कुछ डिसाइड करता है, टाइम पीरियड भी, किसी को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना होता है, किसी को शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना होता है। अब किसी को शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है तो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, किसी को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी शेयर में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा, है ना। चलिए ठीक है, आपने सही बताया, आप म्यूट कीजिए। नेक्स्ट, रूप केसरी। सभी बच्चे वीडियो ऑन करके रखेंगे। रूप केसरी आप बताइए सेकेंड पॉइंट क्या था? अनम्यूट कीजिए। हाँ, सेकेंड पॉइंट हम लोग का था रिस्क का, मीन्स पहला तो सिक्योरिटी का था कि सिक्योरिटी हम लोग किस तरह से, मतलब कि, और मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। सेकेंड पॉइंट में था कि लिस्ट बनाएंगे सिक्योरिटी का, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है।
सिक्योरिटी का हम लोग पहला तो सिक्योरिटी, सेकंड पॉइंट में हम लोग लिस्ट बनाएंगे कि कैसे कैसे हम लोग उसको, हम नहीं बोल पा रहे। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, उन सिक्योरिटी का एक ब्रॉड लिस्ट बना लेंगे। फिर फंड को ध्यान में रखते हुए, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए करेंगे। मान लीजिए आपने लिस्ट बनाया 50 का, लेकिन आपके पास फंड नहीं है ना, फंड 5 के लिए ही है, तो एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने से ये होता है कि हमें कहाँ कहाँ करना है, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए तो हमारे पास हजारों ऑप्शन होते हैं, लेकिन क्या हम हजारों ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम हजारों ऑप्शन में नहीं कर सकते, कुछ खास ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो एक लिस्ट बनाना पड़ता है। आप जैसे मार्केट भी जाते हैं सामान खरीदने के लिए, लिस्ट बनाते हैं क्या क्या खरीदना है, लेकिन जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो कम खरीद के ही आएंगे ना। कोई चीज मान लीजिए महंगा हो गया तो कम ही खरीदेंगे, लिस्ट से कम खरीदेंगे, लिस्ट से ज्यादा तो नहीं खरीद पाएंगे ना। लिस्ट बनाया 10 आइटम का, खरीद लिया 15 आइटम, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो सेकंड क्या था कि लिस्ट बनाना है ना, इन्वेंट्री ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, चलिए निधि कुमारी, निधि कुमारी। हाँ सर। आप बताइए कि थर्ड पॉइंट क्या था? सिक्योरिटी एनालिसिस था सर। सिक्योरिटी एनालिसिस करने के लिए 3 अप्रोच का नाम बताइए। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इफिशिएंट मार्केट एनालिसिस। बिल्कुल सही बताया आपने, ये 3 अप्रोच होते हैं और ये तीनों अप्रोच इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप पक्का आएगा, है ना। यदि नहीं आया तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये 3 अप्रोच सिक्योरिटी एनालिसिस की बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरे SAPM में ये ब्रॉडली स्टडी करना है। आपका यूनिट नंबर 4 यही है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। उर्वशी भारती, आप बताइए फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस में अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा हो तो अंडर वैल्यूड होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करते हैं कि उस सिक्योरिटी की आखिर में कितनी प्राइस होनी चाहिए, चाहिए है, नहीं होनी चाहिए, और मार्केट प्राइस जो है उसे तुलना करते हैं, है ना। यस सर। हाँ, तो कब इन्वेस्ट करना चाहिए? अंडर वैल्यूड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ओवर वैल्यूड में? इन्वेस्टर को हमेशा अंडर इन्वेस्ट करना चाहिए। अंडर वैल्यूड कब होता है? जब इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से जब ज्यादा होता है, अंडर वैल्यूड होता है। हाँ, उसी समय इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बताया आपने। रितिका राज, आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताइए। सर ये टाइम पीरियड से रिलेटेड बताता है कि किस टाइम पास्ट और फ्यूचर दोनों को कंपेयर करके कि किस तरह से किस टाइम पीरियड में करना इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर होगा। पास्ट और फ्यूचर को कंपेयर नहीं करते, पास्ट डाटा का एनालिसिस करते हैं। पास्ट डाटा का एनालिसिस करके फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने में हेल्प करता है। हाँ, कि क्या टाइम सही है परचेज करने के लिए, टाइम पीरियड बताता है। T फॉर टेक्निकल, T फॉर टाइम पीरियड, याद भी रहेगा, है ना। यस सर। चलिए कृतिका, कशिश बताइए आप, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या है? पहले अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रहा। सर इसमें हम किसी भी सिक्योरिटी को किसी भी टाइम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसमें क्या कहता है, ओवर प्राइसिंग और अंडर प्राइसिंग नहीं होता है। हाँ, तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस ये बताता है यदि मार्केट एफिशिएंट है तो अंडर प्राइसिंग, ओवर प्राइसिंग नहीं होगा और किसी भी वक्त सिक्योरिटी को खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। जबकि टेक्निकल एनालिसिस कह रहा था कि कोई खास टाइम होता है, एक राइट टाइम होता है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये बिल्कुल उसके खिलाफ है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। तो अभी हम लोगों ने 3 पॉइंट्स का स्टडी किया, अब हम लोग बाकी के 3 पॉइंट्स आगे स्टडी करने जा रहे हैं। म्यूट कर लीजिए कृतिका। तो 3rd पॉइंट तक हमने स्टडी कर लिया था, बाकी के 3 पॉइंट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है कंस्ट्रक्टिंग पोर्टफोलियोज, पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो सिलेक्शन। कंस्ट्रक्ट, एनालिसिस और सिलेक्शन, 3 बातें हैं पोर्टफोलियो का।
लेकिन सवाल ये है कि पोर्टफोलियो है क्या, पोर्टफोलियो होता क्या है। तो पोर्टफोलियो एक कॉम्बिनेशन है, और उस कॉम्बिनेशन किसका कॉम्बिनेशन है, तो सिक्योरिटीज का। उस कॉम्बिनेशन में 2 सिक्योरिटी भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो जितने भी सिक्योरिटीज हैं सबके कॉम्बिनेशन को मिला के बोलते हैं पोर्टफोलियो। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है सिक्योरिटीज का, उसमें इन्वेस्टर उसे इन्वेस्ट करना चाहता है, यानी कि जिन जिन चीजों में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके कॉम्बिनेशन को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। इसलिए डिफाइन किया गया है कि एक पोर्टफोलियो इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more securities in which an investor prefer to hold investment। अब सवाल यह है कि क्या इन्वेस्टर सारे पोर्टफोलियो को में इन्वेस्ट करेगा? नहीं, इन्वेस्टर ऐसे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेगा जो एफिशिएंट है। अब एक दोबारा सवाल आता है कि एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या होता है। तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो मैक्सिमम रिटर्न देता है एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क पर, या मिनिमम रिस्क प्रोवाइड करता है गिवन लेवल ऑफ रिटर्न पर। यानी कि या तो रिटर्न को मैक्सिमाइज करता है या रिस्क को मिनिमाइज करता है। ऐसे पोर्टफोलियो को एफिशिएंट पोर्टफोलियो कहते हैं। और सवाल ये है कि एफिशिएंट पोर्टफोलियो भी तो कई सारे हो सकते हैं, तो उसमें से किसको चुनना चाहिए? तो उसको चुनने के लिए रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कोई इंसान होता है, कोई इन्वेस्टर होता है जो ज़्यादा रिस्क पसंद करता है, तो वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करेगा, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करेगा। तो अब 2 सिक्योरिटी हो गए तो इसको पोर्टफोलियो बोलेंगे। लेकिन जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये भी एक पोर्टफोलियो हो गया। अकेला में सिक्योरिटी बोलते हैं, एक सिंगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, लेकिन वही 3-4 का एक कॉम्बिनेशन होता है तो उसे हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। और एफिशिएंट पोर्टफोलियो किस आधार पर निर्णय किया जाता है? तो रिस्क एंड रिटर्न के आधार पर। एफिशिएंट पोर्टफोलियो ऐसा पोर्टफोलियो होता है जो रिटर्न को मैक्सिमाइज करता है या रिस्क को मिनिमाइज करता है। और उसके बाद एक पोर्टफोलियो की सिलेक्शन के लिए इन्वेस्टर ये तय कर लेता है कि उसका प्रेफरेंस क्या है, वो कितना रिस्क लेना चाहता है, वो कितना रिटर्न पाना चाहता है। इस आधार पर वो पोर्टफोलियो का चुनाव करता है, सिलेक्शन करता है। 5वां पॉइंट है पोर्टफोलियो रिवीजन। रिवीजन करने की क्यों जरूरत है पोर्टफोलियो का? इसलिए कि इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट बदलते रहते हैं। आज कोई सिक्योरिटी महंगा है, हो सकता है कल को सस्ता हो जाए, या कोई सिक्योरिटी आज सस्ता है तो कल को महंगा हो जाए, या इन्वेस्टर पहले रिस्क लेने वाला था अब रिस्क लेना नहीं चाहता है। कई सारी बातें हैं। सिक्योरिटी प्राइस चेंज हो सकता है, या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकता है, या रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस चेंज हो सकता है। अब बदलाव के दौर में पोर्टफोलियो रिवीजन जरूरी है। अब जरूरी नहीं है कि जो पहले सिक्योरिटी बेटर था हमारे लिए वही अब भी बेटर होगा। यदि अभी बेटर नहीं है तो हमें पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ेगा। कभी हमें लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा है, कभी लगता है हमें बैंक में रुपए रखना चाहिए, कभी लगता है कि इक्विटी शेयर में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमें देखना है कि क्या प्रॉफिटेबल है। जो एक चीज़ आज प्रॉफिटेबल है वो जरूरी नहीं है कि सदा के लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसलिए समय परिवर्तन के साथ साथ, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट बदलाव के साथ साथ, ऑब्जेक्टिव में बदलाव के साथ साथ, सिक्योरिटी प्राइस में बदलाव के साथ साथ पोर्टफोलियो का रिवीजन भी एक जरूरी है एक अंतराल के बाद। 6th और लास्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। यानी कि इसमें पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका इवैल्यूएशन करेंगे, और इवैल्यूएशन करने के बाद यदि पता चला कि अच्छा है या अच्छा नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट स्टेप लेता है। अब सवाल ये है कि परफॉर्मेंस की तुलना कैसे करेंगे। तो किसी भी पोर्टफोलियो का हमने यदि चुनाव किया है उससे कितना रिटर्न आ रहा है, कितना रिस्क है, उसकी तुलना एक बेंचमार्क पोर्टफोलियो से करेंगे, एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो से करेंगे।
उस स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो से यदि बेटर परफॉर्म किया है हमारा पोर्टफोलियो तो कहेंगे अच्छा है, अदरवाइज कहेंगे अच्छा नहीं है। पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को मापने के लिए कई सारे फॉर्मूले हैं, कई सारे रेशियो हैं, जैसे शार्पे रेशियो, ट्रेनर्स रेशियो, जेनसन अल्फा, ये सब लास्ट यूनिट में है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो इन सब के बारे में लास्ट यूनिट में पढ़ना है। अब सवाल है कि शार्पे रेशियो के एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो शार्पे रेशियो में जो भी रिटर्न आता है, एक्सेस रिटर्न, यानी कि स्टैंडर्ड रिटर्न मान लीजिए 10% था और हमें एक्चुअल रिटर्न आया 15, तो 5 एक्स्ट्रा हुआ, इसको बोलेंगे एक्सेस रिटर्न। और एक्सेस रिटर्न को डिवाइड करेंगे टोटल रिस्क से, तो जो आएगा उसको बोलेंगे रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। यदि ये रेशियो ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म किया है। मान लीजिए 3-4 पोर्टफोलियो है, उसमें से जिसका रेशियो हायर होगा उसके बारे में बताएंगे कि वो अच्छा परफॉर्म किया है, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसमें जो पोर्टफोलियो खराब परफॉर्म कर रहा है, जिससे रिटर्न कम आ रहा है, उसको हटा देंगे और दूसरे वाले को हम चूज कर लेंगे। तो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस पता करने के लिए शार्पे रेशियो है, ट्रेनर्स रेशियो है, जेनसन अल्फा है, और उसमें हमने शार्पे रेशियो के बारे में बताया कि इसका फॉर्मूला होता है एक्सेस रिटर्न डिवाइड बाय टोटल रिस्क, और ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेटर होता है। तो हमने 6 स्टेप्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करने के लिए 6 स्टेप की किन जरूरत है। सबसे पहला था सेटअप इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, दूसरा बिल्डिंग अप इन्वेंट्री ऑफ सिक्योरिटी, तीसरा परफॉर्मिंग सिक्योरिटी एनालिसिस, जिसमें हमने फंडामेंटल एनालिसिस की बात किया, टेक्निकल एनालिसिस की बात किया, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की बात किया। फिर 4th पॉइंट था कंस्ट्रक्टिंग पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो सिलेक्शन। इसके बाद पोर्टफोलियो रिवीजन की बात हुई कि समय के बदलाव के साथ साथ पोर्टफोलियो को चेंज करना भी बहुत जरूरी होता है। और लास्ट में पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन की बात की, जिसमें शार्पे रेशियो के बारे में बताया गया। अब हम लोग बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे कि कितना आपने सीखा। अमन कुमार कुशवाहा, बताइए 4th पॉइंट क्या था? कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो सिलेक्शन। आप बताइए कि एक पोर्टफोलियो किसे कहते हैं? व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो 2 या 2 से ज्यादा प्रतिभूति का मिश्रण है जिसे इन्वेस्टर करना चाहता है। सही बताया आपने। अब अंजलि शाह से पूछेंगे। अंजलि आप बताइए। एफिशिएंट पोर्टफोलियो किसे कहते हैं? एफिशिएंट पोर्टफोलियो। एफिशिएंट पोर्टफोलियो ये मैक्सिमम इसमें होता है, और मिनिमम रिटर्न का ये है ना, रिटर्न रिस्क को ध्यान में रखते हुए इसको करते हैं, जैसे इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया। एफिशिएंट पोर्टफोलियो उस पोर्टफोलियो कहते हैं जो रिटर्न को मैक्सिमाइज करता है या रिस्क को मिनिमाइज करता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एफिशिएंट पोर्टफोलियो उसे कहते हैं जो रिटर्न को मैक्सिमाइज करता है या रिस्क को मिनिमाइज करता है, और उस एफिशिएंट पोर्टफोलियो में से इन्वेस्टर चूज करता है कि हमें किस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। चलिए अब दूसरे के पास पहुंचते हैं। ये आईडी जो है स्टेटस स्टॉर्म करके है, वो किसका है? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अनुषा गुप्ता सर। हाँ अनुषा गुप्ता, आप बताइए 5वें पॉइंट के बारे में। 5th पॉइंट का हेडिंग क्या था? पोर्टफोलियो रिवीजन। हाँ पोर्टफोलियो रिवीजन इसमें होता है कि इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसका रिक्वायरमेंट जो है बदलता रहता है, कभी उसका वैल्यू कम होगा या ज़्यादा होगा। हम लोगों को मतलब चेक करना होता है, पोर्टफोलियो का रिवीजन करना होता है। उसमें इन्वेस्टर्स का क्या थॉट है, खरीदना है, लेना है या नहीं लेना है, प्लस रिस्क रिटर्न कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है पोर्टफोलियो रिवीजन में हम लोगों को।
और इसमें हमें एक वर्ड, इसमें मैंने एक वर्ड बताया था, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट में बदलाव हो या ऑब्जेक्टिव में बदलाव हो, इन सब में बदलाव होने के साथ साथ पोर्टफोलियो में भी बदलाव करना जरूरी है समय के साथ साथ। यस जैसे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में समय के साथ सिलेबस भी चेंज करना होता है। 1000 साल पहले का सिलेबस आज नहीं चलेगा। 1000 साल पहले का सिलेबस होगा तो तीर धनुष चलाना सिखाया जाएगा, लेकिन आज तो वो नहीं सिखाया जा रहा। आज तो Yes. कंप्यूटर चलाना सिखाया जाएगा ना, तो सिलेबस अपडेट हुआ। उस तरह से समय के बदलाव के साथ साथ पोर्टफोलियो को भी चेंज करना जरूरी होता है। चलिए रितिका राज बताइए 6th पॉइंट के बारे में, लास्ट पॉइंट के बारे में। सर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एंड इट्स इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट है सर 6 पॉइंट। हाँ हाँ, बताइए कैसे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन मेजर किया जाता है सर शार्पे रेशियो या रेशियो के अकॉर्डिंग उसको मेजर किया जाता है, और फिर उसको फॉर्मूला बताइए। सर फॉर्मूला नहीं याद है। किसी को याद है फॉर्मूला? कोई भी बता सकते हैं। हाँ बताइए अमन। एक्सेस रिटर्न बाय टोटल रिस्क। हाँ ठीक है, गुड। तो आपने सही बताया, बट अमन को बोला था बोलने के लिए। तो एक्सेस रिटर्न डिवाइड बाय टोटल रिस्क, ये इस रेशियो का नाम क्या है? शार्पे रेशियो। और शार्पे रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही परफॉर्मेंस क्या होगा, अच्छा होगा या खराब होगा? बेटर होगा। हाँ, हायर रेशियो इंडिकेट्स बेटर परफॉर्मेंस। लेकिन शार्पे रेशियो के अलावा भी और भी रेशियो हैं जिनसे कि हम मेजर कर सकते हैं। तो बाकी 2 रेशियो के नाम बताइए फैजा साहब। सर जेनसेन अल्फा और टेन्यूर्स रेशियो। हाँ, टेन्यूर्स रेशियो, इन सब के बारे में हम लोग लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो अभी हमने स्टेप 1 बाय 1 करके हमने स्टडी किया। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि किसी बच्ची को यदि याद है तो 6 पॉइंट लगातार बिना देखे बोल सकते हैं। 6 पॉइंट, स्टेप नंबर 1 से लेकर के 6 तक। कोई भी बच्चा, दिस क्वेश्चन इज ओपन टू ऑल, कोई भी बच्चे बोल सकते हैं। 6 पॉइंट लगातार, स्टेप नंबर 1 से लेके स्टेप नंबर 6 तक। जितना याद है उतना ही बताइए, मैं हेल्प करूंगा। कोई भी, दिस क्वेश्चन इज ओपन टू ऑल। एनीवन कैन। हाँ बताइए। पहला सेटिंग अप बताइए। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पहला। दूसरा है परफॉर्मिंग सिक्योरिटी एनालिसिस। तीसरा नहीं सर याद नहीं। दूसरा है बिल्डिंग अप इन्वेंटरी ऑफ सिक्योरिटी। कोई नहीं, देख के बताओ जो लिखे हो तो। पहला है सेटिंग अप इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, दूसरा है बिल्डिंग अप इन्वेंटरी ऑफ सिक्योरिटीज, तीसरा है परफॉर्मिंग सिक्योरिटी एनालिसिस, चौथा है कंस्ट्रक्टिव पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो सिलेक्शंस, फिफ्थ है पोर्टफोलियो रिवीजन, एंड सिक्स्थ है पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट। 6 पॉइंट्स परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे और साथ ही मैनेजमेंट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों सभी बच्चों से कि नेम 3 अप्रोचेज ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस करने के लिए 3 अप्रोच कौन कौन सी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है? फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, चलिए तीनों में एक एक अंतर बताइए, तीनों में क्या एक अंतर है? हर अप्रोच कुछ न कुछ कहता है। हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस में हम जो है ये देखते हैं कि मतलब मेरा सिक्योरिटी अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है। ठीक है, सही बात बताया। टेक्निकल एनालिसिस में हम समय पे ध्यान देते हैं कि ये समय मतलब ट्रेडिंग के लिए कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय अच्छा नहीं है। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि राइट टाइमिंग क्या है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में हम
ना तो अंडर वैल्यू और ना ही ओवर वैल्यू को ध्यान में रखते हैं और ना ही समय को, क्योंकि जब समय को ध्यान में नहीं रखते हैं और जब भी मार्केट एफिशिएंट हो तो अंडर वैल्यू और सही बताया कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस ये बताता है कि एनी टाइम इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, है ना। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं, कैसे ट्रेंड एनालिसिस करते हैं? पास्ट डाटा को एनालिसिस करके फ्यूचर का प्रिडिक्ट करते हैं। हाँ, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से एनालिसिस का यूज करते हैं? तो ट्रेंड एनालिसिस का यूज करते हैं और साथ ही साथ चार्ट पैटर्न को स्टडी करते हैं, चार्ट पैटर्न। तो मेरे ख्याल से आज का जो लेक्चर था इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस, जिसको सिलेबस में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। और ये 6 पॉइंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। मैंने नोट्स भी शेयर कर दिया है। अब फिर बुधवार को क्लास में लूँगा। आज हम लोग यहीं पर विदा लेते हैं। धन्यवाद।